नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर में आपका स्वागत है। आज की क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस में सर्वोच्च न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जा सकता है। इसका दूसरा नाम है उच्चतम न्यायालय। या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। आज की क्लास होगी सर्वोच्च न्यायालय पर। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इकाई न्यायिक व्यवस्था है, यानी राज्यों के लिए अलग से और केंद्र के लिए अलग से इस प्रकार के नए बनाए हुए हैं। कोर्ट का जो सिस्टम बना रखा है वो इस प्रकार है कि सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि पूरे देश में एक ही है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के नीचे उच्च न्यायालय आते हैं। उसके बाद में जिला न्यायालय आते हैं और जिला न्यायालयों के बाद में आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके ऊपर जिला न्यायालय आता है, जिला न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय आता है, उस न्यायालय से ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल या ये अधीनस्थ न्यायालय। अब इस प्रकार से यानी जो न्याय व्यवस्था है उसको इस प्रकार से दिया गया है। ऊपर मुँह कर दें इनका, सर्वोच्च न्यायालय। ये अधीनस्थ न्यायालय ब्लॉक स्तर पर हो सकते हैं। जिला न्यायालय, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। उसके बाद में उच्च न्यायालय होते हैं, यानी प्रत्येक स्टेट में या कई एक या दो या तीन स्टेटों को ऊपर एक उच्च न्यायालय होता है। और उसके बाद में सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी ये उच्चतम न्यायालय है वो केवल एक ही है। सर्वोच्च यानी इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत। सबसे पहले भारत में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो केवल बंगाल तक ही सीमित थी। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में के तहत 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट यानी 1935 में ब्रिटिश शासित राज्यों और रियासतों को मिलाकर एक पूरा ही फेडरल संघ बनाना था, फेडरेशन बनाना था, पूरे देश का ही एक संघ के रूप में रखना था। और इसमें राज्यों के और रियासतों के बीच में कोई विवाद हो, कोई और कारण हो, संघ के बीच में और राज्यों के बीच में हो, तो इनकी सुनवाई के लिए फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद में भारत जब आज़ाद हुआ और उसमें संविधान की लिखा गया तो उसमें इसकी व्यवस्था क्या व्यवस्था कर रखी है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत के जो संविधान है, भारत का संविधान, भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स को 22 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय का ये जो विवरण या व्यवस्था कर रखी है वो कौन से भाग में कर रखी है? तो जैसे भाग 1, 2, 3 इस प्रकार से 5वें भाग में ये सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया हुआ है। भाग फर्स्ट है, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में आता है नागरिकता।
भाग 3 में आता है मूल अधिकार, 4 में आता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हम जिसको, और भाग 5 में आता है संघ। संघ की गवर्नमेंट के जो भी व्यवस्थाएं हैं वो भाग 5 में कर रखी हैं। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। इन आर्टिकलों का वर्णन भाग 5 में किया हुआ है। पहले भाग में 1 से 4 तक, 5 से लेकर 11 तक, 12 से लेकर 35 तक, 36 से 51, यानी 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकलों का वर्णन किस भाग में कर रखा है? भाग 5 में कर रखा है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया हुआ है? तो भाग 5 में किया हुआ है। आगे देखें, भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल आते हैं। अब भाग 5 बड़ा भाग है, इसमें लगभग 100 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 100 आर्टिकल हैं। तो इनके फिर भागों के अंदर भी चैप्टर बना रखे हैं। जैसे अपना जो सिलेबस डिवाइड किया हुआ होता है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसको 10 यूनिट बना दी, पहले 10 भाग कर दिए और उसके अंतर्गत अलग अलग यूनिट डाल दिए, यूनिटों के अंदर अलग चैप्टर डाल दिए गए। तो इस प्रकार से पहले 22 भाग कर दिए गए संविधान के, और जो बड़े भाग हैं उनके अंदर चैप्टर डाल दिए गए। तो जो 5वां भाग है उसके अंतर्गत 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें जो पहला भाग है उसमें भारत की जो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। जो भाग 5 है उसके पहले चैप्टर में कार्यपालिका का वर्णन कर रखा है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक, 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल पहले कार्यपालिका में है। इसका दूसरा चैप्टर है उसमें है संसद का वर्णन कर रखा है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल यानी महाधिवक्ता, महान्यायवादी, इनका वर्णन कर रखा है। उसके बाद में आता है संसद, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, इनके पदाधिकारी हैं, इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी, इनका वर्णन अध्याय 2 में कर रखा है, चैप्टर 2 में कर रखा है। उसके बाद में आता है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ये अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आती है, आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 123 विधायी शक्ति यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसका वर्णन कर रखा है चैप्टर नंबर 3 में। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 में संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। और उसके बाद में 5 नंबर में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस प्रकार से 5 भाग कर रखे हैं, 5 अध्याय कर रखे हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के कौन से भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो भाग 5 में किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाग 5 के कौन से चैप्टर में है? तो भाग 5 के 4थे चैप्टर में है। संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय कौन से चैप्टर में है? 4 में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका रेडी हो जाना चाहिए कि भाग 5 में है और चैप्टर नंबर 4 में है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय का, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं ए, बी, सी और डी। जैसे भाग 4 के अध्याय 4 में, भाग 4 के अध्याय 5 में, या भाग 5 के अध्याय 4 में, या भाग 5 के अध्याय 5 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ किया हुआ है, तो कौन से भाग में किया हुआ है, 4थे में या 5वें? तो भाग 5 में किया हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और भाग 5 के कौन से अध्याय में किया हुआ है? 4थे में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका सी। एनी डाउट?
नो डाउट। ओके, आगे देखते हैं। अब ये हो गया संविधान के अंतर्गत उल्लेख। अब इसमें जो संविधान के अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं, जैसे हमने इनमें देखा होगा आर्टिकल 123 तक इसमें दे दिए हैं। अध्याय 4 में 124 से लेकर 147 तक के आर्टिकल आते हैं और अध्याय 5 में 148 से लेकर 151 तक के आर्टिकल आते हैं। तो यानी जो हमारी न्यायपालिका है उसके अंदर 124 से 143 तक के आर्टिकल आते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में हम अभी चर्चा कर लें थोड़ी। तो आज की क्लास में हम कौन कौन से आर्टिकलों की चर्चा करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी पहले देख लें। तो सबसे पहले हम बात कर लें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 124, जिसमें इसके गठन का प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। इसी का एक आर्टिकल आता है 124(1), जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा तय की जाएगी। संसद के द्वारा सदस्य संख्या निर्धारण की जाएगी। ये 124(1) में है। 124(2) के अंतर्गत दे रखा है कि इनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी। 124(3) के अंतर्गत दिया हुआ है कि नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद में योग्यता क्या होगी इनकी। 124(4) के अंतर्गत योग्यता के बाद में इनको हटाया कैसे जाएगा, न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है, इनका उल्लेख कर रखा है। ये 5, 6, 7 तक दिए हुए हैं। आपको मुख्य इतने याद करने हैं। 124(1) में इसके गठन का उल्लेख कर रखा है। इसमें 1, 2, 3 और 4 पहले संसद के द्वारा सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है, नियुक्तियां की जाती हैं, योग्यता होती है और उसको हटाने की। अगला आर्टिकल 125 की हम बात करेंगे। तो 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है कि न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। 127 आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीश, एड होक जज। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, इस टाइम बताएंगे। ये तदर्थ न्यायाधीश, एड होक जज। उसके बाद में आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति की जाती है। कई बार जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति दोबारा से कर दी जाती है। इनके बारे में हम देखेंगे और 1-2 आर्टिकल और लिख लेते हैं। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन करेंगे। 130 में देखेंगे कि न्यायालय का स्थान कहाँ है, कौन सी जगह पर है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कौन सा रहेगा, वर्तमान में कहाँ है, ये दिल्ली में है। उसके बाद में 131 में इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार की बातें होंगी इसमें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। 132 में इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि अपील कहाँ की जा सकती है, इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें संवैधानिक मामलों का क्षेत्राधिकार आता है। इसमें संवैधानिक मामलों की अपील आती है। इसमें 133 में सिविल मामलों की अपील की जाती है, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 134 के अंतर्गत दंडिक यानी आपराधिक मामलों की अपील करने का देर का है। 135 में फेडरल कोर्ट की बात की गई है, यानी ये फेडरल कोर्ट है 135 में। 136 में फिर एसएलपी की बात की गई है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है। 137 के अंतर्गत अपने ही निर्णयों को
दोबारा रिव्यू करने का है। इस प्रकार से ये आर्टिकल आते हैं। 137 का हो जाएगा। आगे और देख लें एक दो आर्टिकल। 138, 39, 40, 41, टोटल 47 तक आर्टिकल हैं इसमें, इनका भी वर्णन होगा। साथ में और कौन सा, इसके अंतर्गत 72 आर्टिकल का भी वर्णन करेंगे, आर्टिकल 32 का भी देखेंगे, थोड़ा 226 का भी देखेंगे, और देखें 121 का, 211 का, काफ़ी आर्टिकल है, इनका वर्णन हम करेंगे एक एक का। अभी जितना होता है इस क्लास में उतना करने की कोशिश करते हैं। देखें, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू होते ही उससे 2 दिन बाद में 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई 28 जनवरी 1950 को। इसके 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उस टाइम न्यायाधीशों की संख्या रखी गई थी इसमें, ये तो वर्ष हैं, और न्यायाधीशों की संख्या 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश रखे गए हैं। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार संसद के पास में आर्टिकल 124 फर्स्ट के अनुसार। तो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। जब न्यायाधीशों की संख्या, ये हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम 7 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 न्यायाधीश रखे गए। और उसके बाद में समय समय पर चेंज होते गए, और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 2019 से 34 है, 33 प्लस 1। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 प्लस 1 यानी 34। 33 न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या तो 34 है, और मुख्य न्यायाधीश को अलग हटा दे तो न्यायाधीशों की संख्या 33 है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद में चेंज किया है समय समय पर। 1956 में इनकी संख्या 11 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या CJI सहित है 10 प्लस 1 यानी 11। उसके बाद में 1960 में इनकी संख्या 14 कर दी गई है। उसके बाद में 1978 में 77 में नियम बनाया, 78 में लागू किया गया, और इसमें सदस्यों की संख्या कर दी 18। उसके बाद में 1986 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई है, और उसके बाद में 2009 में इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 31, और 2019 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 34। इस प्रकार से समय समय पर इनमें न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास में है। संसद न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, यानी संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है। न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है, ये संसद के द्वारा ही अधिनियम बनाकर कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सदस्यों की संख्या है 7 प्लस 1 यानी 8। शुरुआत में 8 थे और वर्तमान में 34 हैं। समय समय पर परिवर्तन होता गया है। वर्तमान का तो याद रखना ही रखना है, वर्तमान का शुरू का ये तो याद रखना ही रखना है, बाकी बीच वाले याद हों तो भी याद करने की कोशिश करना। ये 2 चीज़ें तो याद रखनी ही चाहिए, कभी भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसकी चर्चा कर लें। न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब नियुक्ति की करने के लिए क्या किया जाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते वक्त राष्ट्रपति को परामर्श लेना होता है, कंसल्टेशन। यानी परामर्श करना होता है, राय लेना होता है, कंसल्टेशन करना होता है। किन से की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते वक्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय तो परामर्श किया जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जिनसे राष्ट्रपति न्याय ये परामर्श करना उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों से ये परामर्श कर सकते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई से और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करें जिससे वो परामर्श करना उचित समझे। शुरुआत में संविधान में यही बताया हुआ है। उसके बाद में ये परामर्श शब्द है, इसमें समय समय पर विवाद होता रहा है कि परामर्श का मतलब क्या होता है। परामर्श का मतलब एक तो औपचारिकता के लिए पूछ लिया जाता है न्यायाधीशों से कि किसको बनाना है। एक होता है कि जो परामर्श देते हैं उनकी राय मानना जरूरी है, राय मानना जरूरी है, जो परामर्श देंगे उसी को नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये समय समय पर कोर्ट के अंदर ही केस होते रहे हैं। उन केसों की भी चर्चा कर लें कि किस में न्यायाधीशों के निर्णय ये अपॉइंटमेंट करने के लिए परामर्श का मतलब क्या है। तो इसके लिए 4 केस हो चुके हैं अब तक, जिसको न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित केस हैं, इसलिए इसको केस जजेज केस बोलते हैं। 4 केस हो चुके हैं। फर्स्ट जजेज केस 1981 में, दूसरा सेकंड जजेज केस, ये हो गया 1993 में। तीसरा थर्ड ये 1998 में, और उसके बाद में फोर्थ है। ये हो गया 2015 में। 2014 में संशोधन किया गया था और 15 में ये केस हुआ था। इसकी चर्चा अब कर लें थोड़ा। ये जजेज केस क्या है देखो। इनके बारे में थोड़ा देखें। फर्स्ट जजेज केस यानी राष्ट्रपति को परामर्श मानना है या नहीं मानना है, इससे संबंधित एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हुआ है। इसमें यह निर्णय निकल कर आया कि राष्ट्रपति की जो राय मांगी, राष्ट्रपति के द्वारा जो राय मांगी जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, तो वो एक औपचारिकता होती है, राय मानना जरूरी नहीं है। फर्स्ट जजेज केस में यह है कि राय मानना, परामर्श मानना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से ही नियुक्तियां करेंगे। उसके बाद में आता है सेकंड जजेज केस, उसमें आता है एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की एसोसिएशन है उसके द्वारा किया गया। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं पहले वो देख लें थोड़ा। एसोसिएशन बनी होती है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें वकीलों की 3 कैटेगरियां बना रखी हैं। वकील यानी एडवोकेट्स की कैटेगरियां बना रखी हैं। पहला आता सीनियर एडवोकेट्स, उसके बाद में आता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, और तीसरा आता है इसमें जूनियर एडवोकेट्स। इनके जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं, अलग अलग बाकायदा इनके पास में लाइसेंस होते हैं। सीनियर एडवोकेट का होता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का होता है। जूनियर एडवोकेट होते हैं वो विभिन्न राज्यों की बार से ये आए हुए एडवोकेट्स होते हैं। सीनियर एडवोकेट होते हैं वो न्यायालय में, कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकते। केस दायर करने का अधिकार यानी केस फाइल करने का अधिकार या कोई भी रिकॉर्ड फाइल करने का अधिकार केवल एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस जिस व्यक्ति के पास में है वो ही कर सकता है।
सीनियर एडवोकेट हैं वो बहस कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि विभिन्न मामलों में ये पेश हो सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन वो अपना केस फाइल खुद नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से जूनियर एडवोकेट होते हैं वो भी बहस में शामिल हो सकते हैं लेकिन केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट में ही सिस्टम है इस प्रकार का। तो इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, इनके द्वारा ये केस दिया गया, सेकेंड जजेज केस है इसमें। तो इसमें बताया गया न्यायालय का जो फैसला है, तो इसमें ये निर्णय हुआ कि जो परामर्श लिया जाता है वो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी है। फर्स्ट जजेज केस में ये मानना बाध्यकारी नहीं था, सेकंड जजेज केस में मानना बाध्यकारी हो गया कि जो निर्णय दिया जाएगा वो मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं होगी। आगे थर्ड जजेज केस। अब राय सेकंड जजेज केस में देखो एक चेंज हुआ है, किसकी राय माननी होगी। अब पहले तो मानते थे जो फर्स्ट जजेज केस है उसमें परामर्श ऐसे व्यक्तियों से लिया जा सकता है जिनसे उचित समझे, राष्ट्रपति जिनसे उचित समझे उनसे ये परामर्श लिया जाता था। लेकिन सेकंड जजेज केस में तय कर दिया कि किन से परामर्श लेना है। तो परामर्श लेना है एक तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एक तो सीजीआई से, प्लस इसके साथ में दो सीनियर मोस्ट जज, वो जज जो सबसे सीनियर होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके द्वारा जो परामर्श लिया जाएगा। आई बात समझ में। सीनियर मोस्ट जज, दो सीनियर मोस्ट जज, यानी तीन व्यक्तियों से परामर्श लिया जाएगा। कितने व्यक्तियों से परामर्श लिया जाएगा? तीन व्यक्तियों से। किस किस से? एक तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, उससे, और उसके नीचे दो न्यायाधीश होते हैं, यानी न्यायाधीश सीनियरिटी के आधार पर होते हैं। तो जो पहला तो होता है सबसे सीनियर सीजीआई, और उसके बाद में जो उनके नीचे दो सीनियर, यानी तीन सीनियर जजों से परामर्श लेना होता है, एक तो सीजीआई से और दो सीनियर मोस्ट जजों से, यानी तीन व्यक्तियों से परामर्श लेना होता है। ये कब कहा गया? सेकंड जजेज केस में। इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम बना है। ये कॉलेजियम सिस्टम जो वर्तमान में चल रहा है वो किन से मिलकर बना हुआ है? सेकंड जजेज केस के तहत निर्णय से आया है, सेकंड जजेज केस के निर्णय से ये आया है। आई बात समझ में? आगे देखो, उसके बाद में आता है थर्ड जजेज केस। थर्ड जजेज केस में ये 1998 में है। इसके समय KR नारायणन राष्ट्रपति थे, KR नारायणन। KR नारायणन राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने आर्टिकल 143 के तहत परामर्श लिया गया।